अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन पे। स्टूडेंट्स बहुत इंतज़ार करते हैं कि कब जो है ना वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन आए, कब उनके हाथों में आए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो समझने से कासिर होते हैं कि आखिर इन टॉपिक्स में क्या बात की गई है, क्योंकि इंग्लिश का जो इस्तेमाल है वो ज़रा यूँ हाई लेवल का हुआ होता है। या सपोज़ अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो आपको आर्ग्यूमेंट्स निकालने नहीं आते, समझ नहीं आती कि अब इन आर्ग्यूमेंट्स को निकालने के बाद इसको अपने क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करें। सो इस सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़। इसके अंदर ना सिर्फ हम JWT बल्कि बहुत सारे मैगज़ीन्स का रिव्यू करेंगे और ये आपके CSS, PMS जैसे इम्तहानात की प्रिपरेशन में काफ़ी अहम किरदार अदा करेगा। ठीक है? अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास जो आज का यानी कि मई 2024 का जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का मैगज़ीन है, उसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से टॉपिक्स शामिल हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो ये जर्नल पोर्शन होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो एडिटर है उसको लेटर्स लिखे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। अब जैसे ब्यूरोक्रेसी एंड AI, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, वेरी यूनिक टॉपिक। अब इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना वो आपके एसेज में भी आ सकते हैं, पाक अफेयर में, करंट अफेयर पे और बहुत सारे पेपर्स में आप ये आर्ग्यूमेंट्स जो है ना निकाल के इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आपने क्वेश्चन सिर्फ पास नहीं करना होता, या पेपर आपका मकसद सिर्फ पास करना नहीं होता बल्कि उसमें एज क्रिएट करना होता है, क्योंकि CSS जो है वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। उसके अंदर आपने कम्पीट करना होता है हज़ारों लोगों से, तो वो कैसे मुमकिन हो सकता है जब तक आप कोई ऐसी बात, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट ना निकाल कर आएँ जो बाकी सब ने ना लिखा हो। ठीक है? देख लीजिए ये साइट्स पे हमारे पास ये सारे भी आर्टिकल्स हैं। अच्छा, इसके अंदर ये इंटरनेशनल पोर्शन होता है जिसके अंदर इंटरनेशनल टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। इसी तरह से फिर आगे जाकर नेशनल टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। तो हम इंशाल्लाह इसमें से कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अराउंड 29 टू 30 टॉपिक्स हैं जो इस मैगज़ीन में हैं मई 2024 के। तो मैं जो है आप लोगों को आज पहला टॉपिक करवाने जा रही हूँ। चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो पहला टॉपिक है हमारे पास इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। AI का दौर है और बहुत सारे थ्रेट्स जो है वो इंसानियत फेस कर रही है एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, आर्टिकल का नाम है वी गवर्न AI एनालाइजिंग द UNGA रेजोल्यूशन ऑन AI सेफ्टी। अच्छा देखिए, बात याद रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना इट्स नॉट जस्ट कि ये एक बहुत जो है ना वो अच्छी चीज़ है और इससे जो है ना वो हमें कोई नुकसान नहीं है, कोई एनीथिंग, इस तरह की बात नहीं है। आपने ChatGPT जो है उसका तो मुलाहिज़ा आपने कर ही लिया है। बेशक ये स्टूडेंट्स के लिए एक टूल निकल आया है जिसने उनके लिए आसानी पैदा कर दी है कि आप इसमें कोई भी टॉपिक देंगे, 2000-3000 वर्ड्स का जो है ना वो आपको एक आर्टिकल निकल कर आ जाएगा। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ChatGPT इज़ जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ AI, ठीक है? AI इज़ फार मोर डेंजरस देन वी कैन थिंक ऑफ। उसकी रीज़न ये है कि आपने मूवीज़ देखी होंगी, जैसे रोबोट्स हैं, वो इंसान जिन साइंटिस्ट ने उनको तख्लीक किया है, आखिर में वो उन्हीं के खिलाफ वॉर कर देते हैं। ठीक है? तो क्योंकि वो उनको एज अ थ्रेट काउंट करते हैं और उनके अंदर आपने ये फीडिंग की होती है, ये कोडिंग की होती है कि आपका जो थ्रेट हो आप उसको एलिमिनेट कर दें। तो एट द एंड वो क्या होता है कि वो ह्यूमंस को ही एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि वो उनको थ्रेट के तौर पे ले रहे होते हैं। तो बहरहाल ये कोई सिर्फ मूवीज़ तक की बात नहीं रही, अब ये पॉसिबल भी हो सकता है और आई बिलीव कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, वैसे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा कि रोबोट्स भी हमारे खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाइयाँ कर देंगे। बहरहाल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आ ही गई है दुनिया में, तो उसके रेगुलेशंस के लिए यूनाइटेड नेशंस ने क्या किरदार अदा किया है, कुछ रेज़ोल्यूशंस पास किए हैं, उसी के ऊपर ही ये टॉपिक बेस कर रहा है। तो पढ़ते हैं जी, टॉपिक को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं वो आप बेशक साथ-साथ नोट करते जाइए। अच्छा जी, ऑन March 21st, the UN General Assembly unanimously adopted a landmark resolution on promotion of safe, secure and trustworthy artificial intelligence systems that will also benefit sustainable development for all। अब वो कहते हैं 21 मार्च को यूनाइटेड नेशंस ने एक अपनी रेजोल्यूशन पास की है जिसका टॉपिक क्या है, सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये देखिए, यहाँ पे ये एक MCQ है। ये अक्सर करंट अफेयर के पेपर में ना इस तरह का आ जाता है कि फ़लाँ जो रेज़ोल्यूशन हुई थी ना, उसमें इस जो ये तकरीब थी उसका मोट्टो क्या था। तो अंदर उसने 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ही होते हैं, तो उसमें से एक जो है वो फिर आपने चूज़ करना होता है और ये वाला जो है ये वाला होगा। ठीक है? अच्छा, मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह उसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स कुछ भी आएँगे ना, वो मैं आपको साथ-साथ मार्क करवाती जाऊँगी, आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा।
बाकी एक चीज़ और अपने ज़हन में रखें कि इन टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ना हमारा मकसद नहीं है, हमने इनमें से वो क्रक्स निकालना है, वो आर्ग्यूमेंट्स निकालने हैं जो हम अपने क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली अप्लाई कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है जी बीइंग डब्ड द फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन proposed by the United States, co-sponsored by China, over 120 other nations, encourages countries to safeguard human rights, protect personal data and monitor AI for the risks। अब वो कहते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना की स्पॉन्सरशिप के साथ, यानी चाइना की मदद के साथ और दूसरी 120 कंट्रीज़ को शामिल करते हुए, इसके अंदर इंसानों के हकूक़ की हिफाजत, उनके पर्सनल डाटा की हिफाजत और एआई के इस्तेमाल को लागू करना, यानी कि उसको रेगुलेट करना, ये सारा कुछ उसमें शामिल था। द रेजोल्यूशन इज़ द लार्जेस्ट इन सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स, a few of which carry teeth by governments around the world to shape AI's development, amid fears it could be used to disrupt democratic processes and turbocharge fraud, or many lead to dramatic job losses among other harms। अब वो क्या कहते हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो इसलिए परेशान है कि एआई इफेक्ट कर सकती है उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को, इसके अलावा जॉबलेसनेस क्रिएट कर सकती है इंसानों के अंदर। अच्छा, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को कैसे एआई ख़राब कर सकती है? देखिए, वो ऐसा है कि आप अपना जब वोट कास्ट करते हैं तो आप क्यों अपना वोट उस इंसान के लिए, उस पार्टी के लिए कास्ट करते हैं? उसकी रीज़न ये होती है कि आप एक ट्रस्ट करते हैं उस इंसान पे, और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली होती है जो आपका जो ब्रेन होता है ना उसको प्रोसेस कर लेता है, और आप अपने ज़हन में अच्छे अच्छे ख्यालात लाकर उस इंसान को वोट दे देते हैं। अब अगर एआई की मदद से आपको डाटा ही सिर्फ वो दिखाया जाए जो आपकी इन्फॉर्मेशन को, जो सपोज आप किसी और पार्टी के साथ हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन को नलीफाई कर दे और आपकी तवज्जो दूसरे इंसान की तरफ दिला दे, ठीक है, और आप अपना वोट एक गलत इंसान के लिए कास्ट कर दें, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो तो डिस्टर्ब हो गया। इसी तरह से ना सिर्फ ये, बल्कि आप वोटिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। ऐसी इस तरह से जो है ना वो अब हमारे तो आम फ्रॉड, तो हमारे तो वोटिंग सिस्टम में बहुत सारा फ्रॉड है ना, लेकिन अगर कंप्यूटराइज सिस्टम में भी इस तरह का फ्रॉड शामिल होने लग जाए तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह से वो कहते हैं कि जॉबलेसनेस क्रिएट हो जाएगी इंसानों में, और हो भी रही है। देखें, जैसे आप सपोज आप एक होटल में जाते हैं, वहाँ पे आपको एक रिसेप्शनिस्ट मिलता है या मिलती है, और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा वो आपको बताती है, आप फ़लाँ रूम में चले जाएँ, ठीक है, आपको इस टाइम पे आप इस नंबर पे कॉल करें, आपको ये खाना मिल जाएगा एंड एवरीथिंग। तो अगर उस जगह पे रिसेप्शनिस्ट की जगह पे वो एक रोबोट को बिठा देते हैं, तो उससे क्या होगा जी? उससे ये होगा कि आपका यानी कि वो इंसान, उसकी जॉब ख़त्म हो गई। और एक होटल में सपोज करें कि 10 रिसेप्शनिस्ट हैं, तो 100 होटल्स के अंदर 100 मल्टीप्लाई 10 कितने रिसेप्शनिस्ट हो गए? 10 लाख। तो इसका मतलब है कि उन 10 लाख रिसेप्शनिस्ट की जॉब चली गई। अब वो कहाँ जाएंगे? वो अगली फर्म में अप्लाई करेंगे, कहीं और जगह अप्लाई करेंगे, और वहाँ पे भी अगर एआई हुआ तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा एक चैलेंज जो है ना एआई वो पेश कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के ज़ुमरे में। एंड दिस इज़ नो मोर थ्योरी, ये ऐसी बात नहीं है कि जो बहुत सालों के बाद जाकर साबित होगी, ये तो हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी अपने आर्टिकल की तरफ। ये लिखा हुआ है जी शफकत जावेद ने। अच्छा, पढ़ते हैं क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बियॉन्ड अ बज़वर्ड intricately weaves into our lives. It isn't a distant concept anymore. It's already revolutionizing how we combat diseases, manage finance, and make real world decisions. अब वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रहा, बल्कि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इफ़ेक्ट करना शुरू कर गया है, ठीक है। हाउएवर, एज एआई increasingly relies on vast data sets, the need for robust privacy measures intensifies, with an emphasis on human override, robust cybersecurity, evaluating long-term impacts. Ethical AI development becomes ubiquitous. It's about steering innovation responsibly and aligning progress with enduring human values. अच्छा जी, वो ये बात करते हैं जी इस मुश्किल से इंग्लिश के अंदर, वो ये बात करते हैं कि ये जो एआई है ना, ये हमारे लिए, इंसानों के लिए बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के केसेस पैदा कर रहा है, ठीक है। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स अब देखने में आ रहे हैं जो कि इंसानी इक़दार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इट वॉज इन दिस बैकड्रॉप दैट जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस UNGA, अच्छा ये इसका एब्रीविएशन है, ठीक है,
approved on 21st March the first UN resolution on artificial intelligence, giving global support to an international effort to ensure the powerful new technology benefits all nations, respect human rights, and it's safe, secure and trustworthy. अब वो कहते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन पास की गई है इसका मकसद यही है कि गवर्नमेंट्स इससे फ़ायदा उठाएं और इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनसे बच सकें, और इसका मोटो जो है वो सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी था. अच्छा, sponsored by United States, co-sponsored by 123 countries including China, the resolution was adopted by consensus without a vote, meaning it has the support of all 193 मेंबर नेशंस. अब वो क्या कहते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन पास की गई है इसको 193 कंट्रीज़ ने ही सपोर्ट किया, कोई ज़ाहिर है इसके खिलाफ क्यों जाएगा. अच्छा, अब इसका हम बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि आखिर ये जो रेजोल्यूशन पेश हुई है इसका क्या हमारे पास बैकग्राउंड है. द रेजोल्यूशन टाइटल्ड सीजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिजल्टेड फ्रॉम 3 months of negotiations, and the stakeholders involved seem pleased with the level of international cooperation. It builds upon work already undertaken by United Nations to protect human rights and advance the prospects of its less prosperous members through institutions such as UN Educational, Scientific and Cultural Organization and the International Telecommunication Unit. अच्छा, वो इसमें ये बात करते हैं कि ये जो हमारे पास रेजोल्यूशन पास हुई है ये आखिर 3 months की नेगोशिएशन के बाद यानी कि पास हुई, और इसके जो स्टेक होल्डर्स थे यानी कि वो जो मेंबर स्टेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको उनकी कोऑपरेशन से यानी कि वो बहुत एक यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका उनकी कोऑपरेशन का रहा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो ऑलरेडी काम कर रही है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उसके ऊपर ही इस रेजोल्यूशन को बेस किया गया, यानी कि ये जो मीटिंग हुई उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका रोल क्या रहेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर, यानी कि वो भी प्रॉस्परस रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस के जो ये इंस्टीट्यूशन है ना, यूनेस्को और ITU, इनकी मदद से उनके ऊपर भी बहसो मुबाहिसा किया गया. अच्छा, आगे बढ़ते हैं ताकि आपको इसकी फर्दर डिटेल जो है वो समझ आ जाए. The initiative joins a series of efforts by governments worldwide to influence the trajectory of AI development following the launch of ChatGPT and GPT-4 and the enormous hype raised by certain members of the tech industry in the public worldwide campaign waged last year. Critics fear that AI may undermine democratic process, amplify fraudulent activities, or contribute to significant job displacement, among other issues. अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो है ना द इनिशिएटिव जॉइंस अ सीरीज ऑफ एफर्ट. अच्छा, यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि जो चैट जीपीटी के इनॉग्रेशन से और फिर उसके बाद चैट GPT-4 ये जब आ गए हैं तो ये यहाँ से पॉइंट ऑफ कंसर्न शुरू हुआ गवर्नमेंट का. ठीक है, गवर्नमेंट्स का. उसके बाद वो क्या कहते हैं कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने अपना कंसर्न शो किया कि क्या होगा अगर फ्रॉडुलेंट केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, और यानी कि इससे जो है वो फिर हमारी मतलब कि उनके ऊपर क्या असर होगा और उससे कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो फर्दर अराइज होंगे. अच्छा, एक बात जहन में रखें आप कि ना AI के अंदर अब सिर्फ ये चैट जीपीटी तक महदूद नहीं रहा. आप इसके अंदर आप पिक्चर्स ऑल्टर कर सकते हैं, आप वीडियोस ऑल्टर कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी आपने खुद देखे होंगे बहुत सारे केसेस जिसमें सेलिब्रिटी की जो वीडियो है उसको एक सेलिब्रिटी की वीडियो उन्होंने एडिट कर दी थी, यानी कि किसी और बंदे की थी और किसी और की उन्होंने फेस लगा दिया और बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं हो रहा. इसी तरह से आप वॉइस ऑल्टर कर सकते हैं. इनका एक और टूल आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि जिसमें आप किसी भी सिंगर की आवाज़ में जो है ना कोई भी गाना उसको कह सकते हैं कि वो गाओ तो वो गाएगी. ठीक है, इसी तरह से आप फिर इसका मतलब है वॉइस क्लिप्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो इसका मतलब है कि ये उस तरफ लेकर जा रहा है हमारे मुआशरे को कि जो केसेस हमने सोचे भी नहीं है ना वो उस तरफ हमारे मुआशरे को लेकर जा रहा है. अब इसी तरह आई वाज थिंकिंग जब ये इंडियन एक्ट्रेस का एक ये जो है ना ये केस बना AI में जब उनकी वीडियो को एडिट कर दिया गया और अजीब सा यानी कि वो वीडियो क्लिप था, तो मैं ये सोच रही थी कि हमारा मुआशरा, हमारे गांव, जो हमारे पिंड हैं जहाँ पे इतना अभी हम डेवलप ही नहीं हुए, जहाँ पे गैरत के नाम पे इतने ज़्यादा कत्ल कर दिए जाते हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता आम लोगों के हाथ में ये चीज़ आ जाती है, ये टूल आ जाता है, तो क्या बनेगा. यानी कि इसका मतलब है कोई भी कुछ भी एडिट हो जाएगा और पता नहीं कितने ज़्यादा कत्ल हो जाएंगे जो कि गलत फहमी की बिना पर हो जाएंगे. खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो, लेकिन AI जो है वो बहुत जो है ना हमें खतरे में डाल रही है.
अच्छा आगे पढ़ते हैं क्या है। द रेजोल्यूशन सीक्स टू एड्रेस द डेंजर्स एसोसिएटेड विद irresponsible and malicious applications of AI systems which the UN says could jeopardize human rights and fraudulent freedoms। ठीक है जी, वो यही बात ही कर रहे हैं। देख लें कि AI की वजह से ऐसे ऐसे केसेस आ सकते हैं जो कि इंसानी हकूक को जो है वो पामाल कर सकते हैं। आप देखें यहाँ से हमारा एक आर्ग्यूमेंट निकल आया। कैसे कि देखें जी, AI सिस्टम अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तानी सोसाइटी लोअर विलेजेस में चला जाता है तो हमारे तो ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होंगे, क्योंकि औरतों के लड़कियों के तो कत्ल हो जाएंगे गैरत के नाम पर। जो उन्होंने गुनाह नहीं किए उनको उनकी सज़ा मिलेगी, तो ह्यूमन राइट्स का क्या बनेगा। ये एक बहुत खूबसूरत आर्ग्यूमेंट है जो यहाँ से निकल आता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आगे चलते हैं। क्या वो बात करते हैं, वो बात करते हैं जी की हाइलाइट्स क्या हैं। द रेजोल्यूशन कॉल्स ऑन UN मेंबर स्टेट टू प्रमोट सेफ सिक्योर ट्रस्टवर्दी AI सिस्टम्स टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिमिनेशन, ग्लोबल हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट, एनर्जी एंड एजुकेशन। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं, ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है सेफ सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी AI सिस्टम की, किस लिए हुई कि इन इश्यूज़ को भी इसके साथ कनेक्ट किया जाए, जिसमें पॉवर्टी आ जाती है, गुर्बत आ जाती है, हेल्थ आ जाती है, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट, एजुकेशन। इट इनकरेजेस ऑल कंट्रीज, रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टेक कम्युनिटीज, सिविल सोसाइटी, द मीडिया, एकेडेमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स टू डेवलप एंड सपोर्ट रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस अप्रोचेज एंड फ्रेमवर्क्स फॉर सेफ AI सिस्टम्स। अब इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि इन सारों को, ये सिविल सोसाइटी एंड एवरी वन, इसको इनकरेज किया जाता है कि आप ऐसे सिस्टम्स बनाएं जो AI को रेगुलेट कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। द रेजोल्यूशन इज इन सपोर्ट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑल 193 member nations in 2015 agreed to work towards the Agenda 17 goals, which included ending poverty and tackling climate change, but those efforts are फार ऑफ ट्रैक। अच्छा वो कहते हैं कि 2015 के अंदर ना तमाम जो कंट्रीज़ थे, 193 कंट्रीज़, उन्होंने एग्री किया था कि हम 2030 तक 17 गोल्स थे उनको अचीव करेंगे, जिसके अंदर गुर्बत का खात्मा करना आ गया था, फिर उसके बाद क्लाइमेट, ETC इस तरह के गोल्स जो थे वो आ गए थे। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास की है AI पर, ये रेजोल्यूशन उस एजेंडा को भी सपोर्ट करती है। It warns against improper or malicious design, development, deployment and use of artificial intelligence system such as without adequate safeguards or in a manner inconsistent with international law। अब वो क्या कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन खिलाफ है इसके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाए इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ, या फिर इनएडिक्वेटली इसको यूज़ किया जाए। यानी कि इन शॉर्ट उनका कहने का मकसद ये है कि ये रेजोल्यूशन चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ जो है वो बैनुल अक़वामी कानून यानी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी ना करे। आगे पढ़ते हैं। सेंट्रल टू द रेजोल्यूशन इज इट्स फोकस ऑन नैरोइंग द डिजिटल गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, इस रेजोल्यूशन का एक और मकसद ये है कि वो जो बहुत बड़ा गैप है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का, उस को कम करे, उसको नैरो डाउन करे। ठीक है, अच्छा एक थ्योरी है, इसको पेरिफेरल थ्योरी कहते हैं, और ये जो थ्योरी है ना वर्ड सिस्टम थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं जो पेरिफेरी पर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि नॉन डेवलपिंग नेशंस हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और कुछ स्टेट्स हैं जिनको कोर कंट्रीज़ कहा जाता है, जो कि डेवलप्ड स्टेट्स होते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ, चाहे तो नोट कर लें या चाहे तो बस सुन लें। डेवलप्ड नेशंस होते हैं जो कोर के अंदर मौजूद होते हैं, कोर कहते हैं ना सेंटर को, और पेरिफेरल कंट्रीज़ वो हैं जो नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो कि पेरिफेरी पर मौजूद हैं या फिर बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं। अब इस थ्योरी के मुताबिक ये कहा जाता है कि वो कंट्रीज़ जो सेंटर में मौजूद है ना, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पेरिफेरी के कंट्रीज़ जो है ना वो इधर सेंटर में आ जाएं। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो कंट्रीज़ हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, जैसे USA है, जापान है, ठीक है, इस तरह UK है या यूरोपियन नेशंस हैं, ये क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल्स मंगवाते हैं ये पेरिफेरल कंट्रीज़ से यानी अंडर डेवलप कंट्रीज़ से, और उन्हीं की जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो बनाकर उन्हीं को ही सेल आउट कर देते हैं, यानी कि जिसकी जूतियाँ उसका ही सर, ये वाला काम है। तो अब एक एजेंडा यहाँ पे इन्होंने ये पेश किया है जी कि ये जो रेजोल्यूशन अभी इन्होंने AI वाली पास की है कि जो गैप इन दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है ना, यानी कि डेवलपिंग में और नॉन डेवलपिंग में, उस गैप को रिड्यूस किया जाए। ठीक है,
तो जब आप इस गैप की बात करें तो यहाँ पर आप वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। Calls for inclusive decisions on AI, ensuring that all countries, regardless of their economic status, have a seat at the table. Moreover, the resolution highlights the necessity for developing countries to access the technology and capabilities needed to tap into AI's advantages. अब वो क्या कहते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है ये इंश्योर करती है कि तमाम कंट्रीज जो हैं वो टेबल पर आ जाए, चाहे वो छोटी कंट्री है चाहे बड़ी कंट्री है, वो सारे अपनी यानी कि अपना ओपिनियन जो है वो दे सकें। ठीक है, इसके अलावा वो ये बात करते हैं कि द नेसेसिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू एक्सेस द टेक्नोलॉजी, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो AI टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर लें ताकि डेवलप्ड कंट्रीज उनसे मजीद जो है वो दूर ना हो जाएं, मजीद डेवलप्ड ना हो जाएं। These include improving healthcare, agriculture, productivity, disaster management and workforce training. इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। This inclusive approach aims not to foster technological advancement but also to promote equitable global development. अब वो कहते हैं कि ये जो एक अप्रोच है ना इसकी, ये ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसको बढ़ोतरी देती है बट ऑल्सो टू प्रमोट इक्वल ग्लोबल डेवलपमेंट, बल्कि ये रेजोल्यूशन ये भी चाहती है कि तमाम कंट्रीज जो है वो ग्लोबली डेवलप हों, यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट हो, यानी कि तमाम कंट्रीज की डेवलपमेंट हो। अ की गोल अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन इज टू यूज AI टू हेल्प spur progress towards achieving the UN's badly lagging development goals for 2030, including ending global hunger and poverty, improving health worldwide, ensuring quality secondary education for all children, and achieving gender equality. अच्छा, दूसरा वो कहते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है, ये AI की जो रेजोल्यूशन है, इसको यूज़ किया गया है, AI को यूज़ किया जाए, जो कि 2030 के गोल्स हैं जो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किए थे, एजुकेशन है, पॉवर्टी वगैरह, इनको अचीव करने के लिए जो कि भी लैग कर रहे हैं। ठीक है, लैग करना होता है पीछे रह जाना। द रेजोल्यूशन कॉल्स ऑन 193 UN member states and others in assisting developing countries to access the benefits of digital transformation and safe AI system. It emphasizes that human rights and fundamental freedoms must be respected, protected and promoted through the life cycle of artificial intelligence systems. अच्छा, यहाँ पर वो ये बात करते हैं, ये जो रेजोल्यूशन है ये एम्फसाइज करती है, ये जोर देती है, एम्फसाइज करना होता है जोर देना, ये जोर देती है इंसानी हकूक पर, उनके बुनियादी जो फ्रीडम है यानी कि आज़ादी है उस पर। ठीक है जी, ये सारी यानी कि उस पर जोर देती है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। The resolution acknowledges the rapid pace of AI development and the urgent need for cohesive global stance on its governance, with the European nations setting a precedent through the adoption of comprehensive AI regulations, and other major economies, including US, China, moving in a similar direction. The UN's initiative seeks to harmonize these efforts. अब वो क्या कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन बढ़ती हुई AI की जो डेवलपमेंट है उसको लगाम डालने की बात करती है, जिसके अंदर वो साथ मांगती है तमाम यूरोपियन नेशंस का, यूनाइटेड स्टेट्स का और चाइना का। इट इनकरेजेस स्टेक होल्डर्स from across sectors to develop and support regulatory frameworks that ensure AI systems are safe and beneficial. इसके अलावा स्टेक होल्डर्स कहते हैं जो यानी कि लोग या जो सिस्टम्स या जो इंडस्ट्रीज, जो साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व हैं, वो कि उनसे ये डिमांड करती है कि आप इस सिस्टम को जो है ना वो सिक्योर बनाएं, जो AI के सिस्टम है ना उसको सिक्योर बनाएं। AI systems are safe and beneficial. Importantly, it also addresses the potential misuses of AI, advocating for safeguards that are consistent with international law and respect human rights. फिर वही बात कि AI का सिस्टम जो है वो इंसानी हकूक को पामाल ना करे और इंटरनेशनल लॉ जो है उसको माने, ठीक है, उसके मुताबिक चले। द रेजोल्यूशन रिकॉग्नाइजेस द रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ AI. ये रेजोल्यूशन जो है बढ़ती हुई स्पीड जो AI की डेवलपमेंट की है उसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, and use and stresses the urgency of achieving global consensus on safe, secure and trustworthy artificial intelligence systems. और इन सारी यानी कि चीज़ों को वो ट्रस्टवर्दी सिक्योर बनाना चाहता है। It also recognizes that the governance of artificial intelligence system is an evolving era that needs further discussions on possible governance approaches, and it stresses that innovation and regulation are mutually reinforcing, not mutually exclusive.
अच्छा, अब वो क्या बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो बढ़ती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक इंक्लूसिव फिनोमेना होना चाहिए, ना कि एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है, या म्यूचुअल का मतलब होता है कि जो सबको मिलाकर चले। इससे उनकी मुराद डेवलपिंग नॉन डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ है, ना कि वो ये चाहते हैं कि ये एक्सक्लूसिव फिनोमेना हो, यानी कि सिर्फ जो डेवलपिंग नेशंस हैं ना, वो ना इसके अंदर हों, बल्कि तमाम जो स्टेट्स हैं वो इसके अंदर शामिल हों। अच्छा, उसके बाद ये जनरल असेंबली पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम ये जो है ये पॉइंट्स इनको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं कि फाउंडेड इन 1945 इन न्यूयॉर्क, यूएनजीए इज़ वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का वो कहते हैं कि ये यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो इसका एक अहम ऑर्गन है 6 ऑर्गन्स में से। अगर आपको नहीं पता तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर 6 ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जिसमें से एक ऑर्गन या एक अहम इदारा आप कह सकते हैं, एक हिस्सा कह सकते हैं, जो यूएनजीए है। ठीक है, it is the UN's main policy making body and is made up of 193 member states, each with an equal vote, making it the only UN body with universal representation। अब वो कहते हैं कि ये वाहिद ऐसा इसका ऑर्गन है जो पॉलिसी मेकिंग करता है और जिसके अंदर तमाम स्टेट्स जो हैं वो शामिल हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेलीब्रेटिव, supervisory, financial, elective functions relating to any matter within the scope of the UN। अच्छा, 2 दफ़ा टाइप किया हुआ है। अब वो क्या कहते हैं कि इसका जो है ना, ये यहाँ पे, और अच्छा मैंने नीचे वाला पढ़ लिया था, स्कोप ऑफ द यूएन चार्टर। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि डेलिब्रेटिव कहते हैं, सोचा समझा फैसला करती है, फाइनेंशियल फैसले करती हैं, इलेक्टिव फंक्शंस करती हैं। अच्छा, इट प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर मल्टीनेशनल डिस्कशंस ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज कवर्ड बाय द यूएन चार्टर एंड मेक्स की डिस्कशन फॉर द यूएन। अब वो क्या कहते हैं कि ये बहुत सारे मल्टीलेटरल डिस्कशंस करती है। मल्टीलेटरल का मतलब होता है जो बहुत सारे, यानी कि मुल्क मिलकर जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, ये बहुत सारी पार्टीज मिलकर डिस्कशन कर रही होती हैं, तो वो ये उनमें इन्वॉल्व रहती है। द UNGA कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक ऑब्जर्वर का इख्तियार दे सकती है उन स्टेट्स को जो इसके मेंबर नहीं हैं। ठीक है, परमानेंट ऑब्जर्वर्स विद द स्टेटस में पार्टिसिपेट इन UNGA सेशंस एंड एक्टिविटीज एंड मेंटेन मिशंस एट UN हेडक्वार्टर्स। आपने वीटो का नाम सुना होगा। वीटो एक वोट है, पावरफुल वोट है, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 6 कंट्रीज के पास है। ये वो वोट होता है जो वो, अगर कोई ऐसी बात हो रही हो ना कि जो सारे एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, अगर एक कंट्री भी वीटो कर देते हैं तो वो उस डिसीजन को नलीफाई कर देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि इसके परमानेंट जो मेंबर्स हैं ना, वो तो परमानेंट हो गए, और ऑब्जर्वर हो गए वो स्टेट जो कि यानी कि शामिल हैं, लेकिन वो वीटो नहीं कर सकते, यानी कि कोई अपना फैसला नहीं सुना सकते, बस ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट। Each year in September, the full UN membership meets in General Assembly Hall in New York for the annual General Assembly sessions and general debate, which many heads of the state attend and address। अब वो कहते हैं कि हर साल सितंबर के अंदर UN के जो members होते हैं वो मिलते हैं जनरल असेंबली में, और वो जो है वो डिस्कशंस करते हैं जो भी उस वक्त जो मैटर्स जारी होते हैं ना उनके ऊपर। Decisions on important questions such as those on peace and security, admission of the new members, budgetary matters require a 2/3 of the majority of the General Assembly। अच्छा जी, 2/3 अगर जो कंट्रीज़ हैं ना वो इस पर एग्री हो जाएं अगर किसी डिसीजन पर, तो वो डिसीजन हो जाता है। और वो यही बात करें कि हर साल जो है ना वो इस तरह के जो भी मैटर्स होते हैं ना, सिक्योरिटी मैटर्स, उनको डिस्कस किया जाता है और उनका हल तलाश किया जाता है। डिसीजंस ऑन अदर क्वेश्चंस आर बाय सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा, जैसे डिसीजंस और अदर क्वेश्चंस यानी कि दूसरे जो सवालात हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये कंट्रीज़ खुद ही फैसला कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर बाय असेंबली टू सर्व 1 ईयर टर्म ऑफ द ऑफिस। और हर साल इसका जो मेंबर है उसको सिलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट को, और वो जो है वो 1 साल अपना टेन्योर जो है वो पूरा करता है ऑफ द जनरल असेंबली। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है ना हमारा टोटल टॉपिक था, ठीक है, जिसको हमने हर एंगल से डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर जो इसका मेन क्रक्स है ना, वो मेन क्रक्स ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक नहीं रहा जो सिर्फ एक थ्योरेटिकल टॉपिक हो, बल्कि इसकी बहुत सारी अब इम्प्लीकेशंस सामने आ रही हैं। ठीक है,
यूएन ने जो रेजोल्यूशन पास की है, यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने, वो रेजोल्यूशन कहती है कि एआई का यूज़ किया जाए सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, और ये इंटरनेशनल लॉ को जो है ना वो ओबे करे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है वो किया जाए ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी। ओके, सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक। आई होप दैट इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, क्योंकि उससे मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट समवन इज़ लिसनिंग टू मी, और मेरे अंदर जो है ना वो एक जज्बा पैदा होता है कि मैं आप लोगों के लिए फर्दर ये वाली जो वीडियोज़ हैं ये बनाऊँ। Baki, this was one topic of the JWT May 2024. If you want to access all the topics of the JWT May 2024, जो कि 29 और almost 30 topics हैं, then you can WhatsApp me on this number 0305 4810 330, और आप जो है वो मेरी ड्राइव का लिंक ले सकते हैं जहाँ ये सारा जो मैगज़ीन है वो अपलोडेड है। बाकी I'll see you in the next video with the next topic, and तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।